तो सबको गुड आफ्टरनून। तो हमारा क्या चल रहा है, यूनिट नंबर 6 हमारा चल रहा है। यूनिट का नाम है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। बस दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। एक टॉपिक हमने लास्ट क्लास में क्लियर कर लिया था, एक आज हम लोग कर लेंगे। आज ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगली क्लास से स्टार्ट होगा बेलमेंट एंड प्लेज, नहीं इंडेमनिटी गारंटी, ठीक है। तो वो सबके लिए नया होगा। यहाँ कुछ पुराने जानकार भी है लॉ के, तो उन लोगों के लिए भी नया ही होगा, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहा हूँ। बुक्स मिल गई सबको? फीस नहीं दी होगी ना? ठीक है। तो ओके, लेट्स स्टार्ट। तो हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या कहता है? टॉपिक का नाम है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन पहले हम लोग आदत से मजबूर है, पहला काम करेंगे रिवीजन का, ठीक है। टॉपिक था कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, यूनिट नंबर 6। क्या बात करी हमने उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर? हाँ करवा दो सर, कोई दिक्कत नहीं। वैसे में साइड और इधर होना है। ठीक है, डन। तो हम लोग बात कर रहे हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? क्या पढ़ा था हमने कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में? सर क्या हो रहा है कि मैं किसी कॉन्ट्रैक्ट को बना रहा हूं, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट को जब मैं बना रहा हूं वो कॉन्ट्रैक्ट किसी फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट के ऊपर बेस्ड है, और वो फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट जो है वो कोलैटरल है। कोलैटरल मतलब होता है सपोर्टेड, मतलब उसके बिना ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा भी नहीं होगा। जैसे कार इंश्योरेंस, तो कार इंश्योरेंस में इंश्योरेंस कंपनी हमें कब पैसे देगी? जब हमारी गाड़ी का, तो मतलब जब एग्रीमेंट बना होगा तो इंश्योरेंस कंपनी ने हमसे क्या बोला होगा कि फ्यूचर में अगर आपकी कार का कोई डैमेज होता है तो वी विल कॉम्पनसेट द अमाउंट ऑफ डैमेज टू यू। ऑल वेल। तो जब एग्रीमेंट मेरा कार ओनर और इंश्योरेंस कंपनी का बना, तो एग्रीमेंट बनाते वक्त कार का एक्सीडेंट होना या डैमेज होना इज फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, और मुझे इंश्योरेंस कंपनी पैसे कब देगी? जब डैमेज होगा। मतलब वो डैमेज होना इज कोलैटरल, मीन सेकेंडरी। डन। और ये इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि डैमेज होगा तो पैसे मिलेंगे, मतलब हैपनिंग। और कभी कभी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नॉन हैपनिंग पे भी होते हैं, नॉट हैपनिंग पे भी होते हैं, ठीक है जी। डन था। तो मैंने एक पूरा केस आपको हैपनिंग का समझाया और एक केस आपको क्या समझाया? नॉन हैपनिंग। अब आज की डेट में हाँ एक टॉपिक और करवाया था आपको, क्या? वेजरिंग और कंटिंजेंट एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां तक ओके। अब आज की क्लास का हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। टॉपिक का नाम लिखो बटावट, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। टॉपिक नंबर 2। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। आवाज आ रही है? बीवी आवाज नहीं आनी चाहिए। देखो जी, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। तो एज यूजुअल हमारा सबसे पहला काम होता है टॉपिक को समझना कि वो टॉपिक क्या कहता है। देखो, क्वाजी शब्द का मतलब होता है एज सिमिलर। अभी लिखवाऊंगा सब कुछ, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना, बस शांति से सुनो। क्वाजी वर्ड का मतलब होता है एज सिमिलर, मतलब सिमिलर टू कॉन्ट्रैक्ट, है ना। कॉन्ट्रैक्ट की ही तरह माना जाएगा, इस शब्द का मतलब ये होता है। देखो क्या होता है, कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट के मेन एलिमेंट होते हैं, या तो एक या एक से ज्यादा एलिमेंट मिस होते हैं। तो जनरल कंसेप्ट तो ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए आपके पास सारे एलिमेंट का होना जरूरी है। वो आपने यूनिट नंबर 1 में पढ़ा है। किस किस ने यूनिट 1 कर लिया? नहीं क्यों बेटे, करो इसको, करो यूनिट 1। तो जिन्होंने नहीं करा वो यूनिट 1 करें, क्योंकि बेस है पूरा वो। तो क्या हो गया?
ये कैसे बंद हो गया? वायर नहीं है तो स्टार्ट है। एक बार बंद करके ऑन करें इसको। इंडिया में तो ऐसे ही होता है, फोन खराब बैटरी निकाल के बंद कर। अभी शायद बंद हो गया ना, बंद हो गया। ऑन करना। सुबह से चल रहा होगा ना। ऑन नहीं हुआ शायद। चलो देखते हैं, वेट करते हैं। तो फिलहाल तब तक सुनते रहो। तो क्वाजी शब्द का मतलब मैंने क्या बताया? एज सिमिलर, सिमिलर टू कॉन्ट्रैक्ट। कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट के मेन एलिमेंट जो है होते हैं वो मिस होते हैं। तो जनरली मेन एलिमेंट क्या होते हैं? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होते हैं? सर वही सारे 10 पॉइंट की बात करते हैं। प्रॉपर ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट, लॉफुल पर्पस, सर्टेनिटी, पॉसिबल टू परफॉर्म एग्रीमेंट, नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ और अदर रिक्वायरमेंट ऑफ अदर। ये 10 एलिमेंट है। फ्री कंसेंट बोल दिया था, डन। तो ये 10 एलिमेंट चाहिए होते हैं किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए। मान लो कि कहीं पर ये एलिमेंट मिस है, और होते हैं कभी कभी मिस, तो भी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या होगा? जनरली तो ये कहते हैं भाई बिना 10 एलिमेंट के कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। लेकिन कुछ सिचुएशन में क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का टॉपिक दिया गया जो ये कहता है कि अगर कुछ एलिमेंट मिसिंग है तो भी कॉन्ट्रैक्ट को क्या माना जाएगा? पता है क्यों? क्योंकि यहां पर रोक लगाई हुई है कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस पर जहां पर अनजस्ट तरीके से किसी ने कोई फायदा उठाया। मेरी लैंग्वेज में ये कहते हैं नो ऐश ऑन अदर पर्सन्स कैश। ये मेरी लैंग्वेज, पेपर में मत लिख के आना, ठीक है? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं जितने पॉइंट बताऊंगा ना उन सब में एक ही चीज हो रही होगी, कोई बंदा किसी और के पैसों पे क्या कर रहा होगा? ऐश। तो मैंने इसका नाम ही लिख दिया, नो ऐश ऑन अदर पर्सन्स कैश। ये आपको अब जीवन भर याद रहेगा, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? इसको लॉ की लैंग्वेज में कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। प्रिवेंशन मतलब रोक, अनजस्ट मतलब गलत तरीके से, मतलब कोई गलत तरीके से अगर कोई किसी का फायदा उठाता है तो उसके लिए ये वाला टॉपिक बनाया गया। डन, ठीक है? अब मैं आपको कोई एग्जांपल देता हूं कि वो एग्जांपल क्या है। हमने पिछली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की क्लासेस में ये वाले एग्जांपल को 1-2 बार कभी ना कभी क्लास में भी बोला है। अब ना आप लोग लॉ की नहीं लॉजिक की बात करेंगे, और लॉ और लॉजिक हमेशा सेम होते हैं, इसलिए नाम ही लॉजिक, ठीक है? मान लो कि हमारे सेंटर पर यहाँ पे जहाँ हम पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ गलती से कोई पर्सन अपना जो है वो, मान लो कोई रेस्टोरेंट वाला आया, कुछ 11-12 लोगों का खाना था, वो हमें दे गया गलती से, जिसकी किसी ने पेमेंट करी होगी। अच्छा, पेमेंट कोई करता है तो उसको ग्रेचुअस बोलते हैं, नॉन ग्रेचुअस? सब जानते हो इस शब्द को? ग्रेचुअस मतलब, अब जैसे कोई भंडारा रख गया यार, तो वो तो ग्रेचुअस है, वो तो माता रानी का प्रसाद है, खाएंगे नहीं क्या? वो तो हम बहाना मार सकते हैं। अब कढ़ाई पनीर और दाल मखनी माता रानी का प्रसाद बोल के आप खा जाओ बटर नान किसी का, तो वो अच्छा नहीं है, उसको बड़ा दुख होगा, और हमें तो नहीं होगा, हमने तो खाया। अब क्या है कि किसी पर्सन ने रॉन्गली कोई सामान हमें डिलीवर्ड कर दिया जिसमें किसी दूसरे पर्सन की पेमेंट लगी हुई थी, और हमने वो कंजम्पशन कर लिया। हमारी बेशर्मी का लेवल देखो। तो वो सामने वाला पर्सन हमसे रिकवर कर सकता है। अब आप लोग ये बोलोगे रिकवर कर कैसे सकता है? हमारा तो उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट, हम तो उसको जानते भी नहीं थे। तो क्या लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का फायदा नहीं उठाएंगे? किसी का खा पी लो, तेरा मेरा कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, बच गए। वो अक्षय कुमार की एक मूवी ना, दीदी दस गए। हाँ, बैंड
पकड़ा गया तो बैंड कर गया है ना। तो यहाँ तो वो कांड कर सकता है कोई बंदा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कोई पर्सन बेनिफिट उठा सकता है वो ये बोल के कि भाई तूने गलती से सामान छोड़ा तो तूने कंज्यूम क्यों किया। अब जैसे कि मान लो, ये एग्जांपल समझ में आ गया, अब मान लो मुझे किसी का खोया हुआ पर्स मिल गया, तो उसने ऑफर तो दिया नहीं होगा जिसका पर्स खोया है कि सबको बस में चढ़ने से पहले किसी को मेरा खोया हुआ पर्स मिले तो मुझे वापस दे देना, मैं बैठ रहा हूँ, हो सकता है खो जाए, ठीक है उसको पब्लिक मारेगी, पगले तू कहां से आ गया। तो सुनना सब, तो ये टॉपिक हमारा क्या कहता है कि मान लो मैं फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स हूं। फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स मतलब मुझे किसी का खोया हुआ सामान मिला, अब जिसका था उसका तो खो गया, मैं तो उसको जानता भी नहीं, तो अब मैं उस सामान का क्या करूं, कंज्यूम कर लूं? नहीं, मेरे को या तो उसके ट्रू ओनर को ढूंढना है या मुझे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या जो भी लॉ मेकिंग अथॉरिटीज बना रखी है, लॉ ये जितनी भी अथॉरिटीज है जहाँ पर ये कानून फॉलो होते हैं वहां जाऊंगा, उनको वो सामान डिपॉजिट कराऊंगा, ये मेरी ड्यूटी है। और मान लो मैं कंज्यूम कर गया तो क्या सामने वाला पर्सन मेरे खिलाफ एक्शन नहीं लेगा? और ले रहा है तो मैं कह रहा हूँ हमारा तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ। बेस समझ गया टॉपिक का? तो ये बेस था। अभी जब मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाऊंगा तो एग्जांपल्स दूंगा, मेरे साथ भी एक दो घटनाएं ऐसी हुई है वो भी बताऊंगा, मजा आएगा, ठीक है। तो पहले लिखते हैं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, तो लिखो द टर्म क्वाजी मीन्स as if और सिमिलर। तो ये वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें एक या एक से ज्यादा एलिमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के क्या होते हैं, मिसिंग होते हैं। वन और मोर एलिमेंट of valid contract is missing, even though it has been declared वैलिड बाय द तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कोई पार्टीज क्रिएट नहीं करती आपस में, ये ऑपरेशन ऑफ लॉ है, मतलब लॉ ने बता रखा है इन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो लिख लो इट इज नॉट क्रिएटेड बाय पार्टीज बट क्रिएशन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ठीक है। अच्छा, हमने इंस्टीट्यूट के मटेरियल से पढ़ा था कंटिंजेंट पिछली क्लास में? नहीं ना, याद भी नहीं दिलाया किसी ने। आज ये क्वाजी करके हम इंस्टीट्यूट के मटेरियल पे जाएंगे। नेक्स्ट यूनिट जब तक स्टार्ट नहीं करूंगा जब तक बुक से पूरा नहीं करा दूंगा, ठीक है। चलो तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट कहता है बेसिस फॉर किस बेसिस पर क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट आपका बन रहा है। सबसे पहला है प्रिवेंशन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। समझ में आ गया? और
स्टॉपिंग ऑफ अनफेयर बेनिफिट्स, मतलब कोई गलत तरीके से फायदा ना उठा ले, और all well, no ash on other person's cash। कुछ दोस्त होते हैं इसी कैटेगरी के। क्या खिला रहा है आज? वो पिछले 13 साल से यही बोलते हैं डेली आके, क्या खिला रहा है आज? कुछ नहीं, कभी नहीं बोला। जिस दिन उनका बर्थडे होता गायब रहते साले। मेरा बर्थडे नहीं है ना, तेरे भी है क्या? क्या क्या कह रहे हैं? आ जाओ आगे बढ़े। तो अब हम करेंगे पॉइंट नंबर 3, टाइप्स ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। टू तो फर्स्ट मीनिंग था, अरे 2 है, ठीक है। देखा तुमने सालगिरह की बात करी और इफेक्ट आने लगा। तो टाइप्स ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप के होते हैं? 5। मत बताओ भाई, मुझे पता है आप इंटेलिजेंट हो। अभी सुनना, कितने टाइप के होते हैं? चलो जी याद करते हैं यूनिट नंबर 3 को। करें याद? यूनिट नंबर 3 में 4 टॉपिक हम लोगों ने पढ़े। एक कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, एक फ्री कंसेंट, एक लॉफुल पर्पस, एक एग्रीमेंट डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ। उसका सबसे पहला पॉइंट कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में, और ये पूरा मैंने अपलोड किया था अभी पिछले 2-3 दिन में ये टॉपिक अपलोड किया। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब इस दुनिया में हर एक पर्सन केपेबल है कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए 3 लोगों को छोड़कर, माइनर, साउंड माइंड एंड पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। तो सबसे पहला आपने माइनर पढ़ा था मुझसे। क्या कोई पर्सन माइनर के साथ कोई एग्रीमेंट कर सकता है? माइनर्स एग्रीमेंट इज void of initio, it means void from very beginning, it means useless। लेकिन वहीं पर एक बात बताई थी मैंने कि यार माइनर के साथ हम कभी कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकते, लेकिन कोई माइनर है जिसको नेसेसिटीज की आवश्यकता है, तो क्या आप उसको नेसेसिटीज भी प्रोवाइड ना करवाए? कोई माइनर तड़प रहा है मेरे सामने, मेडिकल की जरूरत है, मेरे पास लिमिटेड पैसा है, तो मैं दान भी नहीं दे सकता, लेकिन मैं माइनर को छोड़ कैसे दूं वहां पर? तो मैंने ये सोचा मैं माइनर का इलाज करा देता हूँ और बाद में माइनर की प्रॉपर्टी से मैं रिकवर कर लूंगा। इसके लिए कानून है, एक्ट के अंदर लिखा है कि अगर आप सप्लाई कर रहे हो नेसेसरीज टू द माइनर देन यू कैन रिकवर फ्रॉम माइनर्स। लेकिन किस बेसिस पर रिकवर करोगे? माइनर्स एग्रीमेंट इज। ये बात किसी ने मुझसे उस क्लास में पूछी नहीं करी, हालांकि किसी बैच में बच्चे पूछ लेते तो मैं वहां आंसर दे देता हूँ उनको। तो किसी ने नहीं पूछी तो मैंने बोला नहीं, मैंने कहा आगे आएगा तो वहां बताएंगे। On the basis of quasi contract, if I am supplying necessaries to the minor, then I can recover the amount from the minor's property on the basis of quasi contract। तो बताओ यहाँ कॉन्ट्रैक्ट भी है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट है भी नहीं। आया सबके समझ में? तो लिखो नंबर ए, सप्लाई of necessaries to incompetent person। जैसे कि if a major person supplies necessaries to minor
या unsound mind etc. Then such supplier of necessaries can recover the amount from minors property. All well? समझ में आ गया जी? तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका भी। एक बंदा है, नाम है मिस्टर परफेक्ट, और एक बंदा है मिस्टर स्विच्ड ऑफ। तो समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूं? ये कौन है? अनसाउंड माइंड। बेशक मिस्टर स्विच्ड ऑफ जो है वो एक मिलेनियर है। कौन है? लेकिन इसके ब्रैकेट में लिख लो अनसाउंड। तो मिस्टर परफेक्ट सप्लाइड नेसेसरीज to switched off who is millionaire। तो बेशक वो करोड़पति है लेकिन उसको नेसेसरी मैंने दी है। पगला है, करोड़पति है लेकिन अभी नीड है उसको। तो हियर Mr. Perfect can तो एक होमवर्क दिया था मैंने, कंसीडरेशन करके आए हो सब? अब ये खत्म करके वहीं चलेंगे। डन? बुक को भी करेंगे, आज लास्ट क्लास थोड़ी है। बहुत क्लासेस, आराम से करते रहेंगे। चलो भाई, बी मनी पेड बाय वन पर्सन जिसको आप बोलो टेनेंट, on behalf of another person, जिसको आप कहते हो क्या? लैंडलॉर्ड। जरा सुन लो ध्यान से। एक बंदे ने मनी पे की है किसी दूसरे के बिहाफ पर, मतलब एक किराएदार ने लैंडलॉर्ड के बिहाफ पर मनी पे कर दी। सुनना क्या होता है। मान लो कालका जी में कोई एक पर्सन रह रहा है, ठीक है? एक बंदा रहता है कालका जी के अंदर किसी किराए के फ्लैट पर। रहते हैं लोग किराए के फ्लैट पर। तो किराए का घर उस बंदे ने जब लिया तो उसका मालिक जो है वो था कहाँ का? मान लो यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मतलब मालिक जो है वो अमेरिका में शिफ्ट हो चुका है। ठीक है भाई, अब मैंने किराए पर घर लिया और ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ, मैं रह रहा हूँ आराम से, 1-1.5 साल हो गए मुझे रहते हुए। तो एक दिन क्या होता है, एक दिन मैं देखता हूँ कि उस फ्लैट के सामने जो है वो एक बुलडोजर आता है। सरकारी कर्मचारी बुलडोजर लेकर आते हैं फ्लैट को तोड़ने के लिए। मैंने पूछा भाई क्यों तोड़ रहे हो फ्लैट को?
उन्होंने कहा भाई इस फ्लैट के ऊपर आउटस्टैंडिंग प्रॉपर्टी टैक्स है, जो कि 4-5 बार हम लोगों ने नोटिस भेज दिया, लेकिन अभी तक किसी पर्सन ने नोटिस का जवाब भी नहीं दिया और पैसे भी नहीं दिए। मालिक कहाँ था? 2 बजे दोपहर की बात। तो यूएस से मैंने फोन किया। यूएसए में क्या समय हो रहा है? रात हो रही है। वो 12.5 घंटे पीछे हमसे, ठीक है। वहां शायद बज रहे होंगे 1-2 बज रहे होंगे रात के, एग्जैक्टली नहीं याद पता मुझे, ठीक है। अब वो पी के टुल पड़ा हुआ है, सोया आराम से, उसे घर के सामने योगी का बुलडोजर खड़ा है, उसे पता ही नहीं। तो अब उसने फोन नहीं उठाया। अब वो बुलडोजर तोड़ रहे और मकान तोड़ रहे, तोड़ना स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैंने पूछा, मैंने कितने पैसे? कह रहे 25,000 रुपये। मतलब पगले 1 करोड़ का घर है 25,000 रुपए के चक्कर में तू 1 करोड़ का घर तोड़ रहा है इसका। अब यार मेरी मकान मालिक से बात भी नहीं हो पा रही, तो मैंने क्या किया, ड्यू किसका था? मकान मालिक का। मैंने उसके बिहाफ पर वो 25,000 रुपए पे पढ़ना, हेडिंग पढ़ना, मनी पेड बाय 1 पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ। क्या मेरा मकान मालिक से कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ? लेकिन क्या मैंने गलत पैसे दिए? अरे उसका पूरा मकान चलाया था, 25,000-30,000 तो किराया देता हूँ मैं अरे हो गया होगा, उसको नोटिस गया होगा, नोटिस उसको नहीं पता होगा, वो यूएस में बैठा है, कौन नहीं देगा 25,000? तो मैंने वो 25,000 की पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ लैंडलॉर्ड पे कर दिया। अब मैंने मकान मालिक को सुबह मतलब जब वो उठा, उसका फोन आया, इतनी मिस कॉल्स है, क्या हो गया? मैंने कहा यार वो बुलडोजर लेकर आए थे, तुम्हें तो मैं बहुत अच्छा प्राणी समझता था, तुम तो बहुत चोर निकले, तुम्हारे 25,000 देने थे, उनको दिए नहीं तुमने अभी तक। मैंने दे दिए। कह रहे तूने क्यों दिए? तो नहीं देने थे, ये वो। मतलब अब मकान मालिक का मकान तो बच गया, अब वही नौटंकी, वही अपनी इंडियन वाली। क्यों दिए? नहीं देने थे, मेरा कोई प्लान था, तूने मेरा प्लान बिगाड़ दिया, मैं नहीं दूंगा तुझे 25,000। पगले इधर आले क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के दम पे तुझसे वसूलूंगा। आया समझ में? चलो लिखो एग्जाम्पल में, एक टेनेंट, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है मजेदार या नहीं है? कह रहा सर जी जनरल लाइफ में होता तो मजेदार लगता अभी इसको पढ़ने के पास होना पड़ रहा है तो नहीं है। ए टेनेंट लिखो, ए टेनेंट pays ₹20,000 as house tax on behalf of his landlord to avoid demolition of the house। घर टूट रहा था, उसने पे कर दिए। द टेनेंट, मान लो पूछने का मौका ही नहीं मिला टेनेंट को, द टेनेंट does not ask anything। टेनेंट ने कुछ नहीं पूछा फ्रॉम लैंडलॉर्ड however he can recover the amount from his समझ में आ गया? अब सी पॉइंट, ऑब्लिगेशन इन केस ऑफ
नॉन ग्रेचुअस एक्टिविटी। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा। आ गया समझ? इसका मैंने एग्जाम्पल दिया था कि मान लो मेरे घर पे कोई गलत सामान छोड़ गया, अमेजोन वाला आया तो उसने मुझे सामान दे दिया, बीपी की मशीन ले आया, ब्लड प्रेशर की, किसी डॉक्टर ने मंगाई थी बगल वाले ने, और मैं अपनी बीवी के कान में बीपी की मशीन लगा के चलो भाई दिखा, पैकेट वैकेट पूरा खोल के यूज कर रहा हूँ। अबे पागल है तू? ये बात डॉक्टर मुझे बोलेगा कि कुछ तो छोड़ दो, कर लो। खाली चाहिए। अच्छा यहाँ आके करोगे? 15 मिनट दे दो मुझे, ठीक है, मैक्सिमम 15 मिनट। तो ऑब्लिगेशन इन द केस ऑफ नॉन ग्रेचुअस एक्टिविटी। तो क्या हुआ, अब हम थोड़ा सा जल्दी कर लेंगे, आज यहाँ काम होना है, ठीक है, तो ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल है ए ट्रेडर, 15 मिनट में छोड़ दिया मैंने, बोल दिया। ए ट्रेडर बस 2 पॉइंट रहेंगे सर, ठीक है। A trader wrongly leaves goods at B's door. और बी ने गुड्स को कंज्यूम कर लिया, तो वो बंदा ही इज लाइबल टू कॉम्पनसेट द तो वो लाइबल है कि वो कॉम्पनसेट करेगा ट्रेडर को। चलो फटाफट से अगले 2 पॉइंट बता देता हूँ, यहाँ पर आज काम होगा कंस्ट्रक्शन का। तो चलो जी, ऑब्लिगेशन ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। अब जैसे कि मेरे को किसी का खोया हुआ सामान मिल गया, आपको एक बार होता है, मेरे को किसी का खोया हुआ सामान मिला तो मेरी कस्टडी में सामान रहा ना, तो मुझे बेली नहीं बोलेंगे। याद करो, बेलर और बेली। बेलर मीन्स द पर्सन हु ट्रांसफर द पोजीशन ऑफ द गुड्स, और बेली मीन्स जिसके पास पोजीशन होती है। तो मुझे किसी का खोया हुआ सामान मिल गया तो मैं उसका मालिक थोड़ी हो गया, मैं तो कस्टडियन हो गया ना। तो अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसका सामान उसको वापस दूं, और नहीं देता तो फिर सामने वाला पर्सन मेरे से एक्शन ले सकता है, और मैं ये नहीं बोलूंगा तेरा मेरा तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट तो है बेटे, ठीक है। बेलमेंट का तो लगेगा ही कॉन्सेप्ट, क्योंकि बेटे बेलमेंट नहीं है, ये बेलमेंट की का एक पॉइंट है। यह अभी अगला यूनिट है ना, अगले के अगला पूरा टॉपिक ही करेंगे हम तो। लेकिन फिर भी तुमने पूछा, बताया था, बेलमेंट मतलब होता है कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को अपना गुड्स की कस्टडी ट्रांसफर करना किसी पर्पस के लिए। जैसे मुझे यूएस जाना है तो फ्लाइट में स्कूटी तो लटकाने देंगे नहीं, खिड़की से लटका के चला जाऊं, जैसे ट्रेनों में साइकिल लटकती है। तो मैंने वो स्कूटी तुझे दे दी, मैं भाई 10 दिन तक रख ले, तो स्कूटी की कस्टडी तेरे पास है, तो ये बेलमेंट हो गया। मैं बेलर और तू बेली, समझ गया। चलो, ऑब्लिगेशन ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। तो लिखो, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स does not become owner but liable to take care of goods
एज ए बेली और कस्टडियन, जिसको हम क्या बोलते हैं, कस्टडियन। तो उसको ढूंढना है नए मालिक, ओरिजिनल मालिक को। ही शुड ट्राई टू ट्रेस द ओनर ऑफ लॉस्ट गुड्स। और वो उस गुड्स को बेच भी सकता है, लेकिन वो पहले नोटिस देगा बेचने से पहले। अब मान लो नहीं मिल रहा मालिक तो बेच देगा, नोटिस देगा। लेकिन नोटिस देने की जरूरत नहीं है अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर का है। पेरिशेबल मतलब जब टमाटर मिल गया किसी के 100 किलो, चेन्नई का बंदा है, अब नोटिस भेजूं, टमाटर सड़ के दारू बन जाएंगे। एक पब्लिक नोटिस दिया जाता है अपने बचाव के लिए कि ये सामान किसी बंदे का मुझे मिला है, मैं ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रहा, मैं बेच रहा हूँ। तो ही कैन सेल द गुड्स by giving notice to owner of goods. However, if goods are perishable, then there is no need of अगर गुड्स पेरिशेबल है तो नोटिस देने की आवश्यकता। एक लास्ट पॉइंट और कर लेते हैं जल्दी से। मनी पेड बाय मिस्टेक, मनी पेड बाय मिस्टेक। अब जैसे कि 3 लोगों ने, ए ने, बी ने और सी ने मिलकर डी से 50,000 लिए। ए ने डी को 50 दे दिए, बी ने सोचा कि किसी ने नहीं दिए मैं दे देता हूं, बी ने भी डी को और सी ने भी डी को, और डी चुपचाप मौज में बैठा, डी खुश है, आओ। तो यहां पर मनी पेड हुआ बाय मिस्टेक, तो हम उससे रिकवर कर सकते हैं। भाई तेरी हमारी लाइबिलिटी बिल के 50,000 की थी, हमने तो इंडिविजुअल दे दिया गलती से। चलो लिखो ए बी एंड सी, एग्जाम्पल लिख लो बस। आर जॉइंट प्रोविजन, कौन है ये जॉइंट प्रोविजन? liable to pay money to D on the due date A, B and C wrongly or mistakenly pay rupees 30,000 each to D. बेटे कैसे एक बात हो रही है? Here B and C can recover money from D. समझ गए जी? चलो आज यहाँ काम होगा। थोड़ा सा जल्दी मैं आपको छोड़ रहा हूँ, ठीक है? अरे सुन लो, 2 मिनट सुन लो, 1 मिनट। नेक्स्ट क्लास में हमें क्या करना है? इसी को बुक से करेंगे, इस यूनिट को हम लोग बुक से करने वाले हैं अगली क्लास में, ठीक है? जाना नहीं, क्लास होगी बेटा।